हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप लोगों ने यार बहुत रिक्वेस्ट की थी चैप्टर के लिए, सो देयर वी आर। जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीव एजुकेटिंग क्लासेस। और राइट गाइस यार, तो ये है बायोलॉजी का चैप्टर। और तुमको पता है कि बायोलॉजी में मैं तुम्हें कहानी ज्यादा सुनाता हूँ, तो बोर्ड पे लिखने का काम कम है, कहानी ज्यादा सुनानी है। और इसके साथ साथ ये टॉपिक्स है जिनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी का चैप्टर आपको पता ही है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो भाई समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे हो रहा है, उनके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, वो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया होता है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। तो उन्होंने बताया हुआ है यार कि जैसे कि एक हाथी का बच्चा हमेशा हाथी रहता है। मैंगो का सीड, अगर आप जो है मैंगो की जो गुठली रहती है उसको आप जमीन में अगर ऐसे बो दोगे तो वहां से आम का पेड़ निकलेगा। फिर आम कैसे खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। तो गाइस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी ये चीज हमें पता है कि रिप्रोडक्शन में जो स्पीशीज है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स बनाती है। और इसके साथ साथ है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि सारी चीजें एक जैसी नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि भाई जो बच्चे होते हैं उनमें पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं, पेरेंटल पैटर्नल और मैटरनल दोनों कैरेक्टर बच्चों के अंदर आते हैं। बट क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की? नहीं। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोन होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कभी भी ऐसा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, कभी कभी बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन का पूरा खेल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है यार हमारे सामने कि भाई इनहेरिटेंस क्या है। जैसे कि चैप्टर के नाम में आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के बता रखा है, द प्रोसेस by which characters are transferred from parents to progeny। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, जैसे कि अगर बहुत सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो कोई चीज विरासत में मिल गई। जैसे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, जैसे कि कर्ली हेयर्स फॉर एग्जाम्पल। तो कर्ली हेयर्स क्या होता है कि अगर किसी मतलब पेरेंट्स में से कर्ली हेयर होते हैं तो बच्चों की भी कर्ली हेयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्या है, वो है हमारा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि यार ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन है, वो तो होना ही है। लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब है कि और जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो जो मैच कर रहे हैं वो है हमारा इनहेरिटेंस। समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ह्यूमन का बच्चा कोई और हो जाएगा। और इसी के साथ में दूसरी टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स, तो पेरेंट्स से बच्चों के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं वो कहलाते हैं वेरिएशन। तो यही जो वेरिएशन है ना, वो सबसे खूबसूरत चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि आप देखते हो जैसे कि बहन भाइयों में ही देखते हो आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलते। जबकि क्या है, आइडियली अगर हम जीनोटिपिकली जाए या फिर जेनेटिक कंपोजिशन देखें तो हमारा और हमारे पेरेंट, मतलब मेरा जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो आधा मेरे मदर से रिसेंबल करेगा, आधा मेरे फादर से रिसेंबल करेगा। बट मैं उन दोनों में से जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आधा अपनी मदर की जैसा लगूं और आधा अपने फादर की जैसा। ठीक है, तो बहुत सारी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो मेरे में थोड़े से अलग हैं, और वही कहलाते हैं हमारे वेरिएशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग्स पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन छुपी हुई है, ये हमारे एंसेस्टर्स को बहुत पहले से पता था। भले ही वो लोग साइंस नहीं जानते थे, लेकिन आज से तकरीबन 10,000 साल पहले, मतलब 8000 बीसी के आसपास, तो 8000 बीसी और 2000 साल ही हो गए। तो तकरीबन आज से 10,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे और उनके जो वाइल्ड मेंबर्स थे, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ की बात कर लेते हैं हम लोग, तो डोमेस्टिक काऊ हो गई और एक वाइल्ड वाली काऊ हो गई। तो उन्हें पता था कि यार वाइल्ड वाली काऊ में कौन से अच्छे चेंजेस हैं, कौन से अच्छे वेरिएशन है जो कि हमारी डोमेस्टिक काऊ में नहीं है और हमें चाहिए। तो वहां पे उन्होंने इस तरह से रिप्रोडक्शन करवाया, इस तरह से क्रॉस करवाया उन एनिमल्स का कि वो सारी वेराइटीज हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर आ गई। तो भले ही वो लोग साइंस नहीं जानते थे, लेकिन उनको ये बात समझ में आती है। और दोस्त बायोलॉजी में यार एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की है तो वो है ऑब्जर्वेशन। भले ही आपको साइंस नहीं पता, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ही बायोलॉजी स्टार्ट होती है।
तो उन लोगों को ऑब्जर्वेशन था कि हाँ भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ रहे हैं और जो वाइल्ड काउ है उसमें कुछ अच्छे फीचर्स है जो हमारी डोमेस्टिक काउ में नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, इन दोनों का क्रॉस करवा दो, और तब तक इस तरह से क्रॉस करवाया जब तक वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमारे वाले डोमेस्टिक काउ में नहीं आ गए। इसका एग्जांपल साहिवाल भी बुक में दे रखा है। तो गाइस ये है हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन में बोल सकता हूँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। अब हम आते हैं आगे पढ़ते हैं बहुत ही यार इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में, जो कि है ये मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल क्या थे भाई? मेंडल थे एक पोप चर्च में, उसके साथ साथ वो मैथमेटिशियंस भी थे, वो मैथमेटिशियन भी थे एक। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि चर्च में थे पोप, फादर थे चर्च में, और वहां पे क्या करते थे कि साथ में कुछ जगह वगह काफी खाली पड़ी हुई थी, तो उधर उन्होंने देखा कि पी प्लांट में, जो हमारी गार्डन पी होती है, मटर के प्लांट में उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि यार मटर के प्लांट में कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे कि हाइट, प्लांट में एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है, और बाकी सब कुछ सेम है। तो उन्होंने इस तरह से टोटल 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो आपको इधर दिख रहे होंगे। फिर से समझते हैं एक बार। सबसे पहले मान लेते हैं भाई सीड का शेप, तो सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। सीड की कलर की बात करें तो या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। इसके बाद में अगर फ्लावर की कलर की बात करें तो या तो वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। ठीक, इसके बाद में फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो या तो वो एक्सियल होगा या फिर टर्मिनल होगा। इसी के साथ साथ पॉट के कलर की बात करें, पॉट के शेप की बात करें, और साथ में प्लांट की हाइट की बात करें, तो टोटल ये 7 कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किए। और ये 7 के साथ कैसे थे? एकदम कंट्रास्टिंग थे। जैसे ऐसा नहीं है कि व्हाइट, एक पे अगर वायलेट फ्लावर आ रहा है और एक पे व्हाइट फ्लावर आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली देख के बता सकते हो कि यार इन दोनों में ये वेरिएशन है, या एक प्लांट लंबा है एक प्लांट छोटा है, तो आप देख के बता सकते हो। पी के मतलब जो मटर का दाना है उसको भी देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये राउंड है या रिंकल्ड है, ग्रीन है या येलो है। तो इस तरह से इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने सोचा यार कि ये कैरेक्टर्स इनहेरिट कैसे हो रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, कि जो मेंडल ने रिजल्ट निकले उनके, वहां पे उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी की उन रिजल्ट्स की। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि बायोलॉजी में आपने मैथमेटिक्स को यूज किया। अब आप समझ सकते हो कि बायोलॉजी एक कितने मतलब एक ब्यूटीफुल स्ट्रीम है कि जहाँ पे आप फिजिक्स वाला बंदा आके इनपुट दे सकता है, केमिस्ट्री वाला बंदा आके बायोलॉजी को आगे कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नई बात बता सकता है, जैसे कि हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिसिस्ट क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, केमिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इवन मैथमेटिशियन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजी। तो यही है जो बायोलॉजी को एक ब्यूटीफुल, जो है ना, बायोलॉजी की जो खूबसूरती है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा आपको किसी भी और ब्रांच में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि मैथमेटिक्स में एक बायोलॉजिस्ट बंदा आया और वो कोई नई बात उनको बता दे, या फिजिक्स में कोई पता चला एक बायोलॉजिस्ट आके कुछ बताते। लेकिन बायोलॉजी एक इतनी खूबसूरत ब्रांच है जहाँ पे हर कोई आके कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यही खूबसूरती है बायोलॉजी की। तो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने भाई दिमाग लगाया। मेंडल ने कहा चलो एक काम करते हैं, अब हमें इनहेरिटेंस पैटर्न चेक करना है कि कैरेक्टर्स कैसे यार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई बात सही है। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ना जो हमने 7 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, हम ऐसा लेंगे कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर डिफर कर रहा हो। मतलब कि जैसे कि मैंने जो आपको 7 कैरेक्टर बताए, उनमें से मेंडल ने बोला कि हम सिर्फ एक कैरेक्टर एट अ टाइम भी चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट की बात कर ली, तो जो एक टॉल प्लांट होगा, एक डॉर्फ प्लांट होगा, उनकी आपस में हम क्रॉसिंग करवाएंगे। बट वहां पे क्या होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। मतलब फ्लावर का कलर भी सेम होगा, वहां पे सीड का कलर भी सेम होगा, सीड की पोजीशन भी सेम होगी, सीड की जो है ना कलर भी सेम होगा, सीड का शेप भी सेम होगी, फ्लावर की पोजीशन भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा एक्सेप्ट हाइट। या फिर कोई आपने और कैरेक्टर ले लिया तो बाकी के 6 एज इट इज सेम होंगे। ताकि वो क्या कर रहे थे, वो वहां पे चेक करना चाह रहे थे, वो एक जीन का इनहेरिटेंस समझना चाह रहे थे, बट उस टाइम पे उनको जीन नहीं पता था। तो मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, लिखवाया कुछ नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सा लिखने का आ रहा है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा चलो एक काम करते हैं, एक हम लेते हैं टॉल प्लांट, ठीक है, और एक लेते हैं डॉर्फ प्लांट। और टॉल एंड डॉर्फ प्लांट की क्या करवा दिया, उन्होंने बोला कि हमने इनका क्रॉस करवा दिया। ठीक है, क्रॉस मतलब ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये क्रॉस है एक। अब जब उन्होंने इसका क्रॉस करवाया तो हमें मिली F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिली? F1 जनरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फीलियल वन। ये इसका नाम दे दिया है इन्होंने, फीलियल वन जनरेशन, या फिर इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन में सरप्राइजिंगली पता चला कि सारे के सारे जो है ऑफस्प्रिंग्स टॉल आए। अरे ये क्या हो गया भाई,
टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करवाया और सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिले। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे क्या करवा दिया, आगे उन्होंने इसका सेल्फ करवाई, सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग। और सेल्फ क्रॉसिंग से उन्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। इन्हें देखने को मिला है कि 75% जो ऑफस्प्रिंग थे वो कैसे थे, टॉल थे, और जो 25% थे वो डॉर्फ थे। और सेम, सिर्फ ये तो मैं सिर्फ टॉल और डॉर्फ की बात कर रहा हूँ, यहीं पे अगर हम कोई भी और भी कैरेक्टर ले तो उनको सेम ही पैटर्न दिखाई दिया कि मतलब पहली जनरेशन में दोनों, मतलब जैसे कि मान लो कोई भी, मान लो दिस इज मान लो फीमेल प्लांट एंड दिस इज मान लो मेल प्लांट। उसके बाद में चाहे कैसे भी हमने लिया तो देखा कि चाहे भले फीमेल मेल कैसे भी लो, अगर टॉल है और डॉर्फ का क्रॉस करवाओगे तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल आने वाले हैं, और उन टॉल प्लांट्स की आप फिर से सेल्फ क्रॉसिंग करवाओगे तो 75% टॉल मिलेगा और 25% डॉर्फ मिलेगा। अब इसको हम लोग समझेंगे कि हमें इसे समझना है कैसे। आप लोगों को आई एम श्योर कि 10th में पढ़ के ऑलरेडी पता होगा, बट हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि जो ना आपको जिस समझ में आए कि ये हो सब कैसे रहा है। तो अब इन्होंने यहाँ पे और दिमाग लगाना शुरू किया कि यार क्या किया जाए, आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या बोला, उन्होंने मेंडल ने बोला कि भाई कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, इसके साथ साथ वो भले ही हमें फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर दिखाई ना दे, बट वो लॉस नहीं होता, वो आगे की जनरेशन में फिर से देखने को मिल जाता है। देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टॉल और डॉर्फ को आपने क्रॉस करवाया, सारे प्लांट्स टॉल मिले, बट उन जब टॉल प्लांट की आपने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो डॉर्फ फिर से आ गया जो कि यहाँ पे था भी नहीं। तो यहाँ से ही हम दो लॉ निकालेंगे, कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो एक्चुअली यही है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से निकल के आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इनिशियली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी बात उन्होंने सोचने की कोशिश की कि हाँ यार कुछ तो ऐसा फैक्टर्स हैं यहाँ पे, क्या उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोली यहाँ पे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फैक्टर। कुछ तो फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि क्या है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, और बाद में वही फैक्टर्स बन गए हमारे क्या, जीन्स। क्या बन गए, जीन्स, जिनको मॉडर्न टर्म में आज के साइंस में हम लोग जीन्स बोलते हैं। उस टाइम क्योंकि इतना बायोलॉजी ने प्रोग्रेस नहीं किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह भी कुछ नहीं पता था हमें, थोड़ा सा तो यही वो चल रहा था कि भाई जेनेटिक मटेरियल है क्या हमारा, यही लोगों में वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। तो ये कुछ तो उन्होंने 1850 के आसपास किया था, बुक में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कितने के टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, करीब 7 साल के आसपास का उन्होंने अपने जो है पूरे एक्सपेरिमेंट करने में लगाए थे। तो ये जो मेंडल के फैक्टर थे वही बाद में आके जीन्स पता चले, और जीन से ही आपको एक और टर्म यहाँ पे निकल के आएगी, एलील। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स आर slightly different form of a gene, slightly different form of a gene coding for a contrasting character। इसको लिख लो, बुक में भी दे रखा है, alleles are slightly different forms of the gene coding for a contrasting character। contrasting character का मतलब ये है कि अगर टॉल, मतलब जो एक जीन है जो कि टॉलनेस को डिटरमाइन कर रहा है, तो वहां पे एक उसका दूसरा एलील भी है जिसकी वजह से डॉर्फनेस आ रही है। तो टॉल और डॉर्फ दोनों क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब है दोनों हाइट के ही कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का ये मतलब नहीं है कि एक हाइट से रिलेटेड है दूसरे की, एक ही कैरेक्टर के। तो कैरेक्टर क्या है, हाइट, हमारा हाइट के ही दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को रेगुलेट करने वाले क्या है, हाइट के ही दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को रेगुलेट करने वाले जीन्स को ही हमने बोल दिया एलील्स। तो एलील्स क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन regulating a contrasting character, regulating a contrasting character, ठीक है गाइस। तो ये जीन्स और एलील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में क्या हुआ कि मेंडल ने थोड़ा सा कोशिश करने की, मतलब मेंडल ने क्या किया, थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाने की कोशिश किया कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो उन्होंने भी ये सोचा कि यार यहाँ पे कोई तो एक ऐसी चीज है, कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। तो इन्होंने बोल दिया कि जो भाई टॉल प्लांट है इसका बोल दिया कि इसके पास में ये टी और टी कैरेक्टर है। अब ये टी और टी पेयर में क्यों लिया है वो भी मैं बताता हूँ, और उन्होंने डॉर्फ के लिए बोल दिया छोटा टी और छोटा टी, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल टी। और जब यहाँ पे F1 जनरेशन बनी तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में सारे के कैसे आए, जीनोटाइप आया, ये एंड ये सब मैं दोबारा से करके बताऊंगा। फिलहाल इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था वो भी समझ लो, आपकी बुक में देखो यहाँ पे एक फोटो दिखा आ रहा होगा, यहाँ पे फ्लावर की पूरा एक डायग्राम बना हुआ है अच्छे से, और दिखाया कि मेंडल ने क्या किया,
स्टेमन्स को कट कर दिया पहले। अब स्टेमन के ऊपर क्या होता है आपका एंथर होता है जहां पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो ना रहेगा स्टेमन और ना बनेंगे पॉलिन्स। तो उन्होंने क्या किया, फ्लावर में से जो है स्टेमन्स को कट कर दिया, तो अब पॉलिन्स बन नहीं सकते। और उसके ऊपर क्या किया दूसरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो टॉल प्लांट था, तो यहाँ पे जैसे फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने इसका एंथर्स वाला पार्ट, स्टेमन वाला पार्ट कट कर दिया। स्टेमन वाला पार्ट कट कर दिया तो उसका मतलब सिर्फ खुद के पॉलिन्स तो बनेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया डॉर्फ प्लांट के पॉलिन्स कलेक्ट किए और वो उसके ऊपर। तो गाइस देखो ऐसे समझो कि अब क्या हुआ है कि अब आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई गैमीट्स बनते हैं, ठीक। और गैमीट कैसे होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड होते हैं, तो तभी इन्होंने क्या किया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो है जो एक कैरेक्टर को डिफाइन किया, वो पेयर में डिफाइन किया, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि टी और टी फैक्टर है इसके पास में, और इसके पास में छोटा टी और छोटा टी, ऐसे टॉल और डॉर्फ के लिए उन्होंने डिफाइन किया। अब उन्होंने ये बताया कि जब इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो एक नया कॉम्बिनेशन बना जिसको कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। अब देखो ये कैसे बने, इसके लिए थोड़ा सा हम पुनेट स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे चीजों को मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ पे वो आपको बना के दिखा दूँ अच्छे से, और फिर आपको समझ में तो आई थिंक पहले से ही आया होगा, 10 तक ही पढ़ लेते हैं हम लोग ये सारी चीजें। तो ऐसे समझ लो कि देखो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये मैं एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही गंदा सा बना है लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर वाला ये फीमेल के लिए है और इधर वाला मेल के लिए, ओके। तो फीमेल में हमने देखा है कि जब इसमें भाई मियोसिस होगा तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड फॉर्म में आ जाएगा। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे एक कैपिटल टी और यहाँ पे दूसरा कैपिटल टी रह जाएगा, ठीक। वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और मतलब मेल पार्ट के उसमें हम देखेंगे तो क्या डॉट था, तो दोनों स्मॉल टी थे, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, जब इससे मियोसिस होगी तो ये भी आ जाएगा। अब इधर क्या होगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो इंडिपेंडेंटली कोई किसी के भी साथ आ सकता है, लेकिन इसके पास क्या है, सिर्फ स्मॉल वाली करेक्ट टी है और इसके पास में कैपिटल टी वाला एलील है। तो यहाँ पे इसकी सब जगह कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टी 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 यही बनेगा, राइट। तो वही हमने दिखा दिया कि जो हमारा F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आए, टी और डी। और यहाँ पे मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि भाई सारे प्लांट्स कहते हैं टॉल, लेकिन दूसरा पार्ट भी बहुत सरप्राइजिंग हो गया जब उन्हें डॉर्फ भी मिल गया। तो डॉर्फ कैसे मिला, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास सारे पेरेंट्स कैसे हैं, ये हम F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी है, F2 जनरेशन है हमारी, जिसमें मैंने ये लिख दिया ना 75% टॉल प्लस 25% डॉर्फ, ये हमारी F2 जनरेशन है। तो अब पेरेंट्स हमारे पास में कैसे हो गए, टी एंड टी वाले। पहले पेरेंट्स कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी पेरेंट्स कैसे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखो जर्म सेल बनेंगे, मियोसिस होगा, तो यहाँ पे क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो बेसिकली अब जब होगा तो क्या बनेगा यार, यहाँ पे टी और टी बनेगा, ठीक। इधर तो टी और टी हो जाएगा, इधर ठीक है टी एंड टी आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो जो ये बना स्मॉल टी, इसी की वजह से कैसे आ गए, डॉर्फ आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो की बात करूँ, कैसे बात करूँ, फिनोटिपिक रेशो की, मतलब फिनोटिपिक जिसको आप देख सकते हो। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 3:1, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो है 3:1। ये मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1:2:1। जीनोटिपिक में क्या हो जाएगा, 1:2:1। ये क्या, ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। तो ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप बुक में आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लगा दी है, तो थोड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं क्या ही है। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर अपने पास में पेरेंट इस तरह के हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, उनका अगर जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन है, तो अब क्या है कि जो यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, मतलब जो मियोसिस होने के बाद में जो कि पॉलिन्स बनेंगे या जो कि ओवरी वाला पार्ट बनेगा, वहां पे क्या होगा, आपके पास में या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा, ठीक है। या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। इसका मतलब दोनों के पास में 50% चांस है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का। देखो फिर से समझो कि भाई यहाँ पे जब भी ये हमारे एलील्स के बाद में जब भी हमारी क्या बने, यहाँ पे जर्म सेल्स बने, ठीक है, तो वो क्या बनेगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों के दोनों, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे दोनों के पास में 50% चांस है कि भाई ये किस, जैसे ये जो कैपिटल टी है इसके पास में 50% चांस है ये
जैसे ये वाला कैपिटल टी है, इसके पास 50% चांस है कि वो ये वाले कैपिटल टी के साथ में आ जाए या फिर छोटे वाले के पास में आ जाए। सिमिलरली जो छोटा वाला टी है, इसके पास में भी 50% चांस है कि वो या तो बड़े टी के पास में आए या 50% चांस है छोटे टी के पास में आए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के बोली, उन्होंने क्या किया, देखो दोनों के पास में चांस कितना है 50%, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, ठीक है 0.5। तो उन्होंने बोला कि यार 1/2 ऑफ टी है, ठीक, प्लस 1/2 चांस की बात है छोटे टी के पास में। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस मतलब ये इनटू ये, तो मैं इस पे स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया यार ये तो हमें कुछ इस तरह से जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर ऐसा लग रहा है। तो उसका क्या निकल के आता है, a² + b² + 2ab, एक्स्ट्रा 2ab है ना, एक्स्ट्रा 2ab के चक्कर में मत पड़ जाना बिल्कुल भी। तो और जो एक्स्ट्रा 2ab नहीं समझे वो एक जोक है, प्लीज अगर आपको नहीं पता तो डोंट माइंड। तो यार देखो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 t² प्लस 1/4 ऑफ छोटा टी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ये और ये, तो एक तो कट जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा हमारे पास में 1/2 ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो यही तो निकल के आ गया अपना यार, 1/4 का मतलब क्या हो गया 1/4, ठीक, और 1/4 ये मतलब जितना हमारा टी वाला आएगा, t² की जगह मैं उसको टी लिख देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और स्मॉल टी की जगह ये लिख देते हैं और ये ऐसे। तो तुम समझिए कि यार जो 1/4 है, मतलब टोटल अगर हम मान के चलते हैं कि 4 है हमारे पास में, तो एक तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एक ही ये वाला शो करेगा टी, और ये कितने करेंगे इसके जस्ट डबल, तो वो कितना आ जाएगा 2। तो देखो वही रेशियो आ गया 1:2:1, 1:1:2 मैंने ऐसे लिख दिया है, तो चाहे कैसे भी आप समझ सकते हो 1:2:1। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिनोटाइपिक तो वो 3:1 आ जाएगा। तो उन्होंने वो मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के भी उस चीज को प्रूव करके दिखा दिया कि भाई ऐसे हो रहा है। और एक चीज और यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब ये मेंडल सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने बोल दिया भाई 75% ये है, 25% ये है, रेशियो हो गया 3:1। तो ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इन्होंने 4 प्लांट ले लिए या 10 प्लांट ले लिए, 20 प्लांट ले लिए, इन्होंने बहुत ज्यादा नंबर में प्लांट्स लिए थे, तभी ये रेशियो आ सकता है। मतलब देखो बायोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो 3:1, तो ये तब ऐसे ट्रू नहीं होगा कि तुम सिर्फ 4 बीज बो दो मटर के और जो 4 प्लांट बनेंगे उनमें से 3 टॉल होंगे, 1 छोटा होगा, नहीं, ये तब ऐसे होगा जब तुम आप 400, 800, 1000 प्लांट लोगे, तब जाके आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि भाई जो रेशियो है वो 3:1 है। तो आपका बायोलॉजी में कोई भी आपको मतलब कुछ भी कंक्लूड करने के लिए आपके पास में सैंपल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अदरवाइज आप एक छोटे नंबर पे आप किसी भी कैरेक्टर को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं बता सकते। तो मेंडल ने वहीं पे स्टैटिस्टिक्स लगाई बढ़िया से, और फिर स्टैटिस्टिक्स से ये प्रूव किया कि भाई ये जो है इस तरह के ये a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 है और फिनोटाइपिक 3:1। तो यही पूरा का पूरा यार जो है हमारा वो आ जाता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। एक थे हमारे मैथमेटिशियन ही थे, उन्होंने रेजिनाल्ड सी पुनेट करके नाम है, बुक में दे रखा है उनका, तो उन्होंने ये बताया था कि जो है कैसे स्टैटिस्टिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्होंने ये स्क्वायर बना के बताया था। तो फिलहाल आई होप आप यार इतना सब समझ गए हुआ कि ये करेक्ट सिंगल जीन को जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो कैसे चल रहा है, और जब हम इसको टी और टी की सेल्फिंग करवा रहे हैं जो कि देखने में टॉल लग रहा है, तो डॉट करेक्टर फिर से आ जा रहा है। तो यहीं पे मेंडल ने अपने दोनों लॉ बताए। मैं टेस्ट क्रॉस पे आता हूं अभी, ठीक है, पहले ये दोनों लॉ समझ लो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे बात समझो, अगर हम यहीं पे देख लें इसका जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन क्या है, कैपिटल T और स्मॉल t है, तो उन्होंने बोला इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओवर द अदर and the character which is getting expressed is known as the dominant one, और यही है हमारी law of dominance। तो law of dominance कहती है ना dissimilar pair of factor one character expresses over other, ठीक। तो जैसे कि कैपिटल T और स्मॉल t था, तो यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल T ने अपना दबदबा बना के रखा और कैरेक्टर जो हमें मिला वो टॉल ही मिला, जबकि टॉल टी से भी आ सकता था लेकिन डॉर्फ नहीं आ पाया। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर थे हमारे पास में, एक पेयर में डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, तो वहां पे एक पेयर डोमिनेट, एक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है उसको, और यहाँ पे जो कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है वो है टॉलनेस वाला।
ठीक, डॉर्फनेस यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है। डॉर्फनेस तभी आएगी जब दोनों एलील टी स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेंगे। तो जो कैपिटल टी है इसको हमने बोल दिया ये हमारा डोमिनेंट एलील है, और जो स्मॉल टी है इसको बोल दिया रिसेसिव। रिसेसिव मतलब कब होगा? रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब वो कैसे होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो बोलोगे ये नई कंडीशन आ गई होमोजाइगस, तो ये क्या है? ये है हमारी होमोजाइगस। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बोलेगा कि भाई रिसेसिव कब आएगा? रिसेसिव विल ओनली शो इट्स कैरेक्टर इन अ होमोजाइगस कंडीशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंस को फिर से आप बोल सकते हो कि इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन द कैरेक्टर व्हिच इज शोइंग इट्स एक्सप्रेशन इज द डोमिनेंट वन एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसे भी बोल सकते हो वहां पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप बहुत आराम से समझ गए। अब दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी लगे हाथ तो समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे टेस्ट क्रॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे कहता है कि हमने ये तो देख लिया कि यार F1 जनरेशन में हमारा एक कैरेक्टर बिल्कुल गायब हो गया। जो भाई कहता था एक टॉल और डॉर्फ को लेके आपने क्रॉस करवाया, आपने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स जो है टॉल ही आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज लॉस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपने उसकी सेल्फिंग करवाई, जब आपने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, तो डॉर्फ फिर से आ गया। और अगर आप इसी से डॉर्फ के सीड्स लेके बोते रहोगे तो हमेशा डॉर्फ प्लांट ही आपको मिलेंगे। मतलब ये कोई चांस से या तुक्के से कोई डॉर्फ प्लांट नहीं आ गया, ये एक्चुअली डॉर्फ है। तो फिर से समझ लो, उन्होंने बोला कि एलील्स डू नॉट शो एनी प्लांटिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स कैन बी रिकवर्ड इन F2 जनरेशन इवन दो वन ऑफ देम वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो एलील्स आर नॉट शोइंग एनी प्लांटिंग, ठीक है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स कैन बी रिकवर्ड एट F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन है ना हमारा, F2 जनरेशन। बोथ द कैरेक्टर्स कैन बी रिकवर्ड एज F2 जनरेशन इवन दो वन ऑफ देम वाज नॉट प्रेजेंट इन दी F1। तो लॉ ऑफ, यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि यार एलील्स को जैसे ना, ब्लेंड का मतलब ऐसे कोई मिक्स इन बिटवीन वाला वो इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टॉल प्लांट है, ठीक है, और डॉर्फ को हमने क्रॉस करवाया, सारे टॉल मिले, और जब हमने F2 में करवाया तो टॉल भी मिले और डॉर्फ भी मिले। तो यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं, मतलब कोई इंटरमीडिएट हाइट का कोई हमें नया कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिला। तो इसी को मतलब होता है ब्लेंडिंग। तो ये पी के प्लांट के केस में सही है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे जहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा, को डोमिनेंस देखने को मिलेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आराम से समझेंगे कि वो क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए आप बोल सकते हो क्लियरली कि देयर इज नो ब्लेंडिंग। मतलब टॉल प्लांट है तो टॉल है, डॉर्फ है, कोई भी इंटरमीडिएट प्लांट नहीं आ रहा है। और F2 जनरेशन में हमारे दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं इवन दो वन ऑफ द कैरेक्टर वाज नॉट प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे ही हमारी बात हो जाती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की खत्म। अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को टेस्ट करने के लिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। तो वैसे पूरा नहीं मिटाया है, पूरा क्योंकि ये थोड़ा सा भी काम का था। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे हमने 3:1 तो देख लिया है, 1:2:1 भी देख लिया, वो भी लिख देते हैं हम लोग जीरो डिफिक कॉम्पोजिशन। तो TT आएगा, TNT आएगा, TNT और स्मॉल टी। ठीक है, तो स्मॉल टी तो हमें पता है कि भाई ये तो डॉर्फ है, तो इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ से हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया कि भाई फिनोटाइपिक क्या है, ये 3:1 है। सिमिलरली जीनोटाइपिक का क्या है, 1:2:1 है ना। जीनोटाइपिक क्या है हमारे पास में 1:2:1। तो ये दोनों चीजें तो हमने मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर ली। भाई मेंडल ने अपना फॉर्मूला लगाया सिंपल सा, a+b वाले होल स्क्वायर वाला, और उन्होंने ये चीज का इसको प्रूव करके बता दिया। अब सवाल ये था कि भाई जो आपको F2 में टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, वो आपको पता है कि फिनोटिपिकली वो देखने में टॉल है, और जीनोटिपिकली आपको पता है कि उनमें से एक, मतलब जो क्या बोलना चाहिए मेरे को, 1/4 मतलब जो 25% है वो तो T और T वाले हैं। उसके अलावा जो 50% की मेजोरिटी है वो कैसी है, वो हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब उनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। तो जैसे कि होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स होते हैं, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और ये कहते हैं हेटेरोजाइगस है। तो होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल में हम डिफरेंशिएट कैसे करें, ये सवाल था मेंडल के सामने। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने ये टर्म निकाली टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं हम, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस दैट टॉल प्लांट विद अ प्योर डॉर्फ। क्या किया मेंडल ने टेस्ट क्रॉस में कि भाई यहाँ पे जो है, जो भी प्लांट टॉल है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी और स्मॉल टी है,
मतलब हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है, उसको जानने के लिए मेंडल ने उसकी क्रॉस करवा दिया डॉर्फ प्लांट से। और डॉर्फ प्लांट से जैसे ही क्रॉस करवाया तो उनको वहां पे 2 रिजल्ट मिले, और इसी क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज डन टू अंडरस्टैंड द जीनोटाइपिक कंपोजिशन ऑफ अ टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन। अब टॉल प्लांट में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे टॉल और डॉर्फ की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और करेक्टर को ले रहे होते तो हम उस करेक्टर को लेते। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि भाई जो F2 जनरेशन में प्लांट आ रहे हैं वो जो डोमिनेंट करेक्टर है वो कैसे, वो होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है या हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको जानने के लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज का टेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी है, या फिर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है गाइस, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और देखो अभी आपको समझ में आएगा। तो भाई क्वेश्चन ये है, अब पहली बार की मान के चलो कि यार हमारे पास में ये वाला टॉल है, थोड़ी देर के लिए कैसा है, टी और टी वाला। तो आपको क्लियरली पता है जब आप इस वाले टॉल को क्रॉस करवाओगे किससे, डॉर्फ से, तो आंसर क्या आएगा, सारे के सारे F1 में कौन से आएंगे, आपको टॉल प्लांट्स मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरा क्रॉस हो गया। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास में कि अब हमारे पास में जो प्लांट है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसको हमने मान लो फिर से किससे कर दिया, स्मॉल टी से क्रॉस करवा दिया। अब जो हमें F1 में मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, देखो ये और ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो रेशियो मिला वो 1:1 का मिला, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, तो उनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:1 का है। जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी कैसे आएगा, वो भी 1:1 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने 2 डिफरेंट कैरेक्टर देख लिए कि भाई अगर हम जो F2 का प्लांट ले रहे हैं और उसको हम करवा रहे हैं एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस, अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं इसका मतलब वो कैसा है, वो है हमारा होमोजाइगस टॉल, मतलब कैपिटल टी है वहां पे। और अगर वहां पे 50% आ रहा है कि भाई 50% टॉल आ रहे हैं, 50% डॉर्फ आ रहे हैं, देखने के लिए हमारे पास में दैट मींस वो कैसा है, वो है हेटेरोजाइगस वाला। तो यही है हमारी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, सो आप ये किसी भी और कैरेक्टर के लिए आसानी से कर सकते हैं। आप भाई फ्लावर के कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कोई भी जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे वहां पे आप किसी भी एक कैरेक्टर को अगर आपको टेस्ट करना हो कि F2 जनरेशन में वो कैसा है, प्योर है मतलब होमोजाइगस कंडीशन वाला है या फिर हेटेरोजाइगस में है, तो वहां पे आप क्या करो, उसके रिसेसिव से उसका क्रॉस करवा दो। अगर सारे के सारे एक डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो कि कहता है होमोजाइगस है, और अगर 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं तो वो कैसा है, वो है आपका हेटेरोजाइगस। तो यही था यार हमारे टेस्ट क्रॉस में। ठीक है गाइस, तो बताओ यहाँ तक पढ़ के मजा आया, अच्छा लगा, सब समझ में आया? अगर अच्छा लगा है, समझ में भी आया है तो जो है वीडियो को लाइक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि प्लीज शेयर करो यार, शेयरिंग बिल्कुल बंद हो गई है तो करो, मुझे लाइक दो, वीडियो को शेयर करो। और इसके साथ साथ यार दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई बुक से जरूर पढ़ना है ये सब। ये मैंने तुम्हारे बुक में जो भी 3-4 पेज है वो सब पढ़ा दिया है इतनी जल्दी, तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बता दी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्लीज यार एनसीईआरटी आपको पढ़नी मस्त है। एक चीज समझ लो, अगर नीट का एग्जाम देना है तो तुम एनसीईआरटी से बच के नहीं जा सकते। तो फिलहाल जो तुमने भारी भारी किताबें इकट्ठी कर रखी हैं उनसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, बस उतने ही काम की है वो। इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है पतली सी बुक एनसीईआरटी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा यार कि वो जो दूसरी किताबें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यार एक चीज समझो कि वो जो दूसरी किताबें हैं यार वो सिर्फ आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रही है, जितनी आपको अभी जरूरत नहीं है। फिलहाल नीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो प्लीज एनसीईआरटी को पढ़ो और बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि एनसीईआरटी का तुम्हें एक एक वर्ड याद हो जाए। और ट्रस्ट मी, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने एनसीईआरटी के कोई नोट्स नहीं बनाए, एनसीईआरटी बस मैंने 5-6 बार पढ़ ली थी और बस मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल याद हो गए थे सारे चैप्टर। तो आप पढ़ोगे समझ के, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एकदम से उठे और पढ़ लिया, समझ के पढ़ोगे जैसे हमने आज आपको समझाया, तो आपको एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा मतलब फायदा होगा। और कुछ कुछ चीजें जो भूल रहे हो उनका नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया है यार तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा ये
चैनल का इनिशिएटिव पसंद आता है, यार मेरी मेहनत पसंद आती है और आप हमारे चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहां पे एक छोटी सी एक फी के साथ में आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मेंबर्स को मिलेगा कुछ थोड़ा बिहाइंड द सीन वाला कंटेंट की कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो बनाते हुए गलती होती है, मैं कहीं अगर बाहर जा रहा होता तो उसकी कुछ फोटोज, इस तरह से एजुकेशनल वीडियो सब लोगों के लिए एक ही जैसी आएंगी। बट मेंबर्स की अलग अलग क्राइटेरिया है मेंबर्स का, और जो सबसे टॉप लेवल की मेंबरशिप है वो लेते हो तो महीने में हम लोग एक बार जैसे 1-on-1 फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। तो मेंबरशिप की डिटेल्स आपको सब वहीं पे मिल जाएगी। तो बस गाइस यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।